नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोगों के केवल और केवल एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग 2 ही टॉपिक शेष बचेंगे, फिर आप लोगों का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा बच्चे जल्द से जल्द इन तीनों टॉपिक को कवर करवाने की, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है वो काफी नजदीक आ चुका है। तो समय रहते हुए इन टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे और उसके बाद आप लोगों के लिए बच्चे प्रैक्टिस सेट भी लेकर आए जाएंगे। बस आप केवल इतना सा काम कीजिए कि जितने भी टॉपिक आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, तो उन टॉपिक को आप लोग बिल्कुल अच्छे से कवर कीजिए बच्चे। जितनी मेहनत मैंने आप लोगों को पढ़ाने के अंदर की है ना, उतनी ही मेहनत आप लोग खुद पढ़ने के अंदर भी बच्चे करोगे, तब जाकर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन अगर प्राप्त करना ही है तो बच्चे अब देखो पढ़ाई के अंदर बिल्कुल लीन हो जाइए। मैं हर क्लास की शुरुआत के अंदर आप लोगों को हर बार ये बात बोलता हूँ कि अब आप लोगों का एग्जाम नज़दीक आ चुका है, अब आप लोग बच्चे जग जाइए, अब आप लोग अपनी पढ़ाइयों के अंदर लग जाइए। तो इन चीज़ों को बच्चे हल्के में मत लेना, अब आप लोगों को पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है बात? तो अब हम लोग हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। देखो एलसीएम एचसीएफ एग्जाम के अंदर यहां से बच्चे 2 क्वेश्चन आप लोग मानकर चलना, क्योंकि लास्ट टाइम के जो एग्जाम थे मैंने वो उन सभी शिफ्टों को देखा था, तो किसी किसी शिफ्ट के अंदर बच्चे 3-3 क्वेश्चन भी बन गए थे। वो बाई चांस ही होता है, हर शिफ्ट के अंदर 3-3 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन लेकिन आप लोगों को पक्के मिलेंगे। अब कुछ शिफ्ट ऐसी होती है जिसमें कभी कभार 3 क्वेश्चन भी यहाँ से डाल दिए गए होंगे, तो वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली यहाँ से बच्चे 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो आगे आने वाली 2 क्लासों के अंदर मैं इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा, तो 2 से 3 क्लासों के अंदर बच्चे आप लोगों के 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट समझ लेते हैं। एलसीएम होता क्या है? अब बहुत सारे बच्चों को तो ये भी डाउट रहता है कि सर एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है। तो पहले हम लोग बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे बच्चे। एलसीएम की बात करते हैं। देखो एलसीएम होता क्या है, हिंदी में तो नाम सबको पता है ना, लघुत्तम समापवर्त्य बोला जाता है, इसको कोई डाउट नहीं है। लेकिन बच्चे एलसीएम जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बच्चे लिस्ट, और सी का मतलब होगा बच्चे कॉमन, और एम का मतलब बच्चे मल्टीपल से होता है। मल्टीपल यानी लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। लिस्ट का मतलब छोटे से छोटा, कॉमन का मतलब सर जो दोनों जगह हो या तीनों जगह हो, सब जगह हो। और सर मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। मल्टीपल का बच्चे मतलब क्या होता है? गुणज, यानी गुणज होना चाहिए। तो बस यही आप लोगों का एलसीएम होता है। अब मैं सारी चीजें आप लोगों को समझाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग डेफिनेशन समझ लो, या डेफिनेशन के तौर पे बातें समझ लो एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम बच्चे उस संख्या को बोला जाता है जिसके अंदर दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, जैसे मुझे 2 का और 3 का और 4 का एलसीएम निकाल के बताना है, तो मैं क्या बताऊंगा? अब मुझे वो संख्या चाहिए जिसके अंदर 2 का भी भाग चला जाए, 3 का भी भाग चला जाए और 4 का भी भाग चला जाए, वो इनका एलसीएम बनेगा। तो आप लोग बोलोगे कि सर ऐसे तो बहुत सारी संख्याएं हैं जिसके अंदर 4 का, 3 का और 2 का भाग जाता है। तो मैं भी आप लोगों से एग्री रहूंगा कि हाँ ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनके अंदर 3, 4 और 2 का भाग दिया जा सकता है। लेकिन इसने क्या बोला? लिस्ट, यानी सबसे छोटी वो संख्या बताइए जिसके अंदर 2 का, 3 का और 4 का भाग जाएगा, उसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो आप लोग कैसे करोगे? इसका तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हो आप लोग कि सर 12 बनेगी। 12 के अंदर 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है और 4 का भाग भी जाता है। जाता है कि नहीं जाता? यानी सर इन संख्याओं का एलसीएम कितना निकल कर आएगा? 12 निकल कर आएगा। अब मैं थोड़ा सा और चीजें बताता हूं आप लोगों को। देखो एलसीएम का मतलब है लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। इस चीज का मतलब क्या होता है? सर गुणज क्या होते हैं? गुणज देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 2 के मुझे गुणज बताओ, तो आप लोग क्या बताओगे? सर 2 के पहाड़े में जो भी संख्या आती है ना, वो 2 के गुणज माने जाएंगे। ठीक है, यानी 2 के गुणा के रूप में जो भी संख्या होगी, जैसे 2 खुद होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10, 12, 14, जहां तक आप लोग लिखना चाहो वहां तक लिख सकते हो।
है कि नहीं है? मैंने बोला 3 का गुणज बताओ, 3 के मल्टीपल बताइए, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर 3 के पहाड़े में जो जो संख्याएं आती है ना वो सब 3 के मल्टीपल माने जाएंगे, और पहाड़े से आगे भी अगर निकल जाओगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस केवल और केवल 3 का भाग जाना चाहिए उनके अंदर। तो आप लोग कितने भी लिख सकते हो, कभी अंत नहीं होगा, कभी अंत नहीं होगा, कितने भी लिख सकते हो बच्चे। समझ में आ गई बात? ये सब 3 के मल्टीपल है, सब 3 के गुणज है। फिर अगर बात करें कि 4 के गुणज बताइए क्या क्या होंगे, तो सर 4 खुद होगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा, 16 भी होगा, 20 भी होगा, 24 भी होगा, 28 भी बनेगा, 32 भी बनेगा, 36 भी बनेगा, ऐसे चलते जाओ जहां तक आप लोग जा सको वो सब सब इसके मल्टीपल ही होते हैं। ठीक है बात? अब सर एलसीएम क्या कहता है? लिस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी सर सबके अंदर होना चाहिए, और गुणज होना चाहिए, यानी ऐसा गुणज जो सभी के अंदर होगा और वो छोटे से छोटा होगा। भी कहने की बात क्या है, देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की अगर कोशिश करूं, यहां अगर मैं और कुछ लिखता तो 16 भी आता, 18 भी आता, और 20 भी बनेगा, 22 भी बनेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो सर बड़े गुणज तो बहुत सारे हमें मिल जाएंगे जो तीनों के अंदर होंगे, लेकिन हमें चाहिए सबसे छोटा, सबसे छोटा गुणज। ये देखो ये बैठा, सबसे छोटा गुणज कौन सा है जो तीनों के अंदर है? सर 12 इसमें भी है, 12 इसके अंदर भी है, और सर 12 इसके अंदर भी है। 12 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों के अंदर हमें मिल जाएगी। तो बस सबसे छोटे वाला जो गुणज होता है वही बच्चे क्या होता है? एलसीएम बनता है। लेकिन ऐसे निकालना नहीं है, मैं केवल चीजें समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों को इसका मतलब पता होना चाहिए। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से बातें। अब 12 से सर बड़ी संख्या नहीं मिल सकती क्या? क्यों नहीं मिल सकती? 12 दूनी 24 होता है। सर 24 इसके पहाड़े में भी आएगा, 24 जो है वो इसके पहाड़े में भी आएगा, 24 इसके पहाड़े में भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ? तो सर 24 भी तो आंसर हो सकता था, एलसीएम हो सकता था। नहीं माना जा सकता है, माना जरूर जा सकता है, लेकिन बच्चे एलसीएम का मतलब ही लिस्ट होता है, यानी छोटे से छोटा होता है। समझ में आ गई बात? धीरे धीरे और आगे जाओगे तो और भी आप लोगों को संख्याएं मिल जाएगी। यानी सर जो एलसीएम आया इसके गुणा के अंदर जो जो संख्या आएगी वो सारी की सारी ऐसी संख्याएं बनेगी जिसमें 2 का, 3 का और 4 का भाग जा सके। 12 आ चुका है, 12 दूनी 24, 24 होगा, 12 तिया 36, 36 भी तीनों के पहाड़े में आएगा, फिर 48, 48 भी तीनों के पहाड़े में आएगा, फिर 60, 60 भी तीनों के पहाड़े में आएगा। यानी बड़ी संख्याएं तो बहुत सारी है जिसका, रुकना बेटा, 1 सेकंड रुकना। क्या कह रहा था मैं? बड़ी संख्याएं तो बच्चे बहुत सारी है, बड़े गुणज तो बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे जो इन तीनों के पहाड़े में आएंगे या इन तीनों के गुणज बनेंगे, लेकिन हमारा आंसर होता है बच्चे सबसे छोटी। क्लियर है बात? अब एक चीज समझ जाना, जिन संख्याओं का एलसीएम आप लोगों को निकालने को बोलेगा, सर एलसीएम जो होगा वो हमेशा उन संख्या में से बड़ा ही मिलेगा, या फिर सर सबसे बड़ी जो संख्या हो सकती है ना वो हो सकती है। भी एलसीएम जो होगा, जिनका एलसीएम हमें निकालना है, उन संख्या में सबसे बड़ी जो संख्या बनेगी या तो एलसीएम होता है वही, या फिर उसके पहाड़े में कहीं ना कहीं आकर जरूर बनता है। तो ये तरीका है एलसीएम निकालने का। जिनका एलसीएम निकालना उनमें सबसे बड़ी संख्या पकड़ो, या तो वही है या फिर उसके पहाड़े में जरूर आएगी। क्लियर है बात? सबके पहाड़े में आ रही है ना, तो बड़ी बड़ी जो संख्या होगी उसके पहाड़े में भी जरूर आएगी। तो बस ये एलसीएम निकालने का तरीका है, और भी तरीके बताएंगे, लेकिन एलसीएम का मतलब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं बच्चे एचसीएफ के ऊपर। अब आप लोग एचसीएफ के ऊपर आ जाओ कि सर एचसीएफ क्या होता है। हिंदी में तो नाम हमें पता है, महत्तम समापवर्तक इसको बोला जाता है, लेकिन एच का मतलब क्या होता है बच्चे? हाईएस्ट। एच का मतलब क्या होगा? हाईएस्ट। सी का मतलब वही कॉमन होगा आप लोगों का, कॉमन। और एफ का मतलब बच्चे यहां क्या होता है? एफ का मतलब यहां क्या होगा?
एफ का मतलब होगा बच्चे फैक्टर है, ठीक है ना, फैक्टर। फैक्टर का मतलब बच्चे क्या होता है, गुणनखंड। आगे लिख देता हूं, फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है, गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, उसके अंदर क्या चलता है, मल्टीपल यानी गुणज, गुणज समझ गए, ये होता है बच्चे फैक्टर है। और उसमें लिस्ट था, छोटे से छोटा था, इसमें क्या होता है, बड़े से बड़ा। हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, कॉमन यानी जो सभी में होगा, और जो गुणज होगा वो हमारा एचसीएफ बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे कि मैंने ले लिया बच्चे 15, मैंने 15 मान लिया। अब सर 15 के आप लोग हमें, 15 के आप लोग हमें बताइए फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो फैक्टर का मतलब समझते हो क्या, फैक्टर का मतलब बेटा वो संख्याएं होती है जिनका भाग इसके अंदर जाएगा। फैक्टर का मतलब वो संख्याएं बनती है जिनका भाग 15 में जाएगा, वो सारी की सारी संख्याएं इसके फैक्टर बनेगी, इसके गुणनखंड बनेगी। तो सर 1 का भाग भी जाएगा 15 में, बिल्कुल। 3 का भाग भी जाता है 15 में, बिल्कुल। 5 का भाग भी जाता है 15 के अंदर, बिल्कुल जाएगा। और सर 15 का भाग भी तो जाता है ना 15 के अंदर, बिल्कुल जाता है। तो सर ये इसके फैक्टर है, यानी फैक्टर जो होते हैं वो लिमिट के ही होते हैं, गुणनखंड जो होते हैं वो लिमिट के ही होते हैं, लेकिन गुणज का कोई अंत नहीं है, मल्टीपल का गुणज का कोई अंत नहीं है, बस पढ़ते रहो जहां तक आप लोग पढ़ सको। समझ में आएगी बात। तो सर ये इसके फैक्टर है, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर नहीं है, इसके कोई गुणनखंड नहीं हो सकते। फिर मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग मुझे 10 के फैक्टर बताओ, 10 के फैक्टर बताओ, तो आप लोग आसानी से बता दोगे कि सर 1 का भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 5 का भी भाग जाता है, 10 का भी भाग जाता है। जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हो गया। फिर अगर मैंने आप लोगों को बोल दिया कि आप लोग मुझे 20 के फैक्टर बताओ क्या क्या है, 20 के गुणनखंड बताओ क्या क्या है, आप लोग कहोगे कि सर 1 होगा, 2 होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 10 भी होगा, और 20 खुद भी तो होगा, तो ये इसके गुणनखंड है। अब हमारा एचसीएफ क्या होता है, मैंने अगर आप लोगों को बोल दिया कि 15 का, 10 का और 20 का मुझे एचसीएफ निकाल के बताओ, तो एचसीएफ क्या होता है बच्चे, हाईएस्ट होना चाहिए यानी बड़े से बड़ा होना चाहिए, तो सर बड़े से बड़े की तरफ ही भागेंगे। कॉमन होना चाहिए यानी सभी जगह होना चाहिए, और बच्चे गुणनखंड होना चाहिए। तो इन तीनों के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगी। और सबसे बड़ी संख्या बच्चे क्या नजर आती है, सर 5। सबसे बड़ी संख्या आप लोगों को क्या नजर आएगी, अगर गौर से देखोगे तो सर 5 नजर आएगी, 5 नजर आएगी। भी 5 से बड़ा 15 है, लेकिन 15 यहाँ तो नहीं है। 5 से बड़ा 10 है, यहाँ तो मिलेगा लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। सर 5 से बड़ा 20 भी है, लेकिन यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। सब जगह होना चाहिए ना, कॉमन होना चाहिए, क्योंकि उभयनिष्ठ हम लोगों ने लिखा है। तो बच्चे ये बनता है इसका क्या, एचसीएफ। यानी चीजें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। सर एचसीएफ जो होगा ना, भी जिन संख्याओं का मुझे एचसीएफ निकालना है, उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या को पकड़ो, सबसे छोटी संख्या को पकड़ो। एचसीएफ या तो वो सबसे छोटी संख्या बनेगी, या फिर सर उससे भी छोटा निकल कर आएगा। भी सबसे छोटी संख्या 10 है, तो सर या तो एचसीएफ 10 बन सकती है, या फिर बेटा जी 10 से छोटा ही बनेगा। यानी जो सबसे छोटी संख्या होती है या तो वो एचसीएफ बन सकती है, या फिर हमेशा उससे छोटा होगा। लेकिन एलसीएम के केस में उल्टा था। एलसीएम सर जिनका निकालना है उनमें सबसे बड़ी जो संख्या होती है या तो एलसीएम वो बन सकती है, या फिर उससे बड़ा मिलेगा, ठीक है ना, या फिर उससे बड़ा मिलेगा। तो ये जो बातें मैंने बताई है ना, याद रखना बच्चे, ये जो बातें मैंने बताई है इनको याद रखना। एलसीएम और एचसीएफ का मेरे ख्याल से कंसेप्ट आप लोग समझ गए। अब एलसीएम निकाला कैसे जाएगा, एचसीएफ निकाला कैसे जाएगा, उनकी भी बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना, समझ गए, बोल लो। अब आ जाओ, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की अगर मैं बात करूं तो देखो, एलसीएम निकालने का आप लोगों ने एक मेथड पढ़ा होगा। एलसीएम निकालने का आप लोग बचपन से एक मेथड पढ़ते आ रहे हो कि सर ऐसे, अगर हमें बोलेगा कि 10 का, 15 का और 20 का एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ, तो एलसीएम बताने का मतलब क्या होता है, इसके छोटे छोटे गुणज बना लो या फैक्टर बना लो।
सर 2 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 2 यहाँ जाता नहीं, यहाँ जाएगा। फिर सर मैं 2 का भाग दूंगा, 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर मैं 5 का भाग लगा दूंगा, इसके अंदर 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर मैं 3 का भाग लगा दूंगा, 1 1 1 आ जाएगा। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक करना है। और इन सभी संख्याओं को अगर आप लोग गुणा करते हो तो वही आप लोगों का एलसीएम बनता है, वही आप लोगों का एलसीएम बनता है। तो 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी सर एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। पारंपरिक मेथड है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कभी कभार अगर आप लोग डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकाल पाए संख्याओं का, तब ये तरीका लगा के भी एलसीएम निकाला जा सकता है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे नॉर्मली आप लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, तो आप लोग डायरेक्ट एलसीएम निकाल लोगे। सर 10 15 20 का एलसीएम ही तो निकालना है, या तो सबसे बड़ी वाली संख्या 20 एलसीएम बनेगी, या फिर इसके गुणा के रूप में कोई ना कोई संख्या आएगी। तो मैं 20 को चेक करता हूँ, 20 एकम 20, क्या 20 है, क्या 15 का भाग जाता है, क्या नहीं जाता। सर 10 और 20 तो कॉमन ही है, यानी सर 20 के गुणा के अंदर 10 तो हर बार आएगा, तो मुझे 10 को तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। भी 20 का पाड़ा पढ़ूंगा तो हर बार ऐसी संख्या जरूर बनेगी जिसमें 10 का तो भाग जाएगा ही जाएगा। तो सर 10 की तो मुझे टेंशन भी नहीं है, मुझे केवल 15 की टेंशन है। 20 का तो मैं पढ़ ही रहा हूं, तो 20 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, मुझे केवल 15 को चेक करना है। 20 एकम 20, 15 का भाग नहीं जाता। 20 दूनी 40, 15 का भाग नहीं जाता। 20 तिया 60, 15 का भाग जाता है, 60 आंसर आ गया। समझ पाए मेरी बातों को। अब अगर आप लोगों को एचसीएफ निकालना है, दोनों चीजें एक साथ भी निकाली जा सकती है बच्चे, समझना। मैं एक तरीका और बता देता हूं जिसके अंदर दोनों चीजें एक साथ निकाली जा सकती है। जैसे हमें 10 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो मैं पहले एचसीएफ निकालूंगा फिर एलसीएम निकालूंगा। इसी तरीके से देखना, एचसीएफ क्या होता है, सर जो तीनों के अंदर होगा और बड़े से बड़ा होगा वही एचसीएफ होता है। तो बच्चे आप लोग कोई ऐसी संख्या देखना जिसका भाग 10 में भी जाए, जिसका भाग 5 में भी जाए, जिसका भाग 20 में भी जाए, सॉरी 15 में। तो सर 5 है, 5 का भाग दिया कितनी बार चला गया, 2 बार। 5 का भाग चला गया 3 बार, 5 का भाग चला गया 4 बार। अब सर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग 2 में, 3 में और 4 में एक साथ चला जाए, नहीं है ना। तो सर जितना भी इसके अंदर कॉमन था वो मैंने हटा लिया, तो कॉमन कितना था बच्चे, 5। तो यही तो आप लोगों का एचसीएफ बनता है। जो हाईएस्ट कॉमन चीज होती है वही तो एचसीएफ होता है। एचसीएफ आ चुका है सर 5। अब देखो एक एक बनाओ सबको। सर 2 का अगर भाग दूंगा तो देखो कितना आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा। फिर से 2 का भाग दूंगा तो 1 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। अब मुझे 3 का भाग देना ही पड़ेगा, 1 1 1, 1 1 बन गया। इन सभी चीजों का जो गुणा जो होता है, जो गुणा होगा वही आप लोगों का एलसीएम भी बनेगा। तो दोनों चीजें एक साथ निकाल दी। 15 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60। तो एलसीएम कितना बन जाएगा बच्चे, 60 बन जाएगा। एचसीएफ कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। दोनों चीजें एक साथ निकाली जा सकती है। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से बातें। दोनों चीजें आप लोग एक साथ निकाल सकते हो, दोनों चीजें एक साथ निकाली जा सकती है, ठीक है। समझ में आ गई बातें। अब कुछ एक बातें और समझ लेना, कुछ एक बातें और समझ लेना। अगर कोई दो संख्याएं बच्चे अनुपात में है, अगर कोई भी दो संख्याएं अनुपात में है, जैसे 11 और 12 ही लिख दिया, 11 अनुपात 12। अगर कोई भी दो संख्याएं हैं और वो अनुपात में है, तो बच्चे इनका एलसीएम हमेशा क्या बनता है, सर इन दोनों के गुणा से ही बनेगा। 12 गुणा 11 ये इनका एलसीएम होगा। और अगर आप लोगों को इसका एचसीएफ चाहिए, महत्तम समापवर्तक चाहिए, तो हमेशा एक आएगा, याद रखना। अगर कोई भी दो संख्याएं अनुपात में है तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम होता है दोनों संख्याओं का गुणज, और एचसीएफ हमेशा होता है बच्चे 1। क्यों क्यों एचसीएफ 1 क्यों बना, क्योंकि सर इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। अनुपात में हम लोग किसी भी संख्या को क्यों लिखते हैं, क्योंकि सर उनके अंदर कुछ कॉमन नहीं बचा, तभी वो अनुपात बनते हैं। और जब कुछ कॉमन ही नहीं बचा तो एचसीएफ कितना आएगा, 1। क्योंकि बेटा 1 तो सब जगह होता है ना,
एक का भाग तो 11 में भी जाएगा, एक का भाग तो 12 में भी जाएगा, ठीक है ना। तो HCF हमेशा एक बनेगा। या फिर आप लोग ऐसे समझ लेना कि लगातार लगातार दो प्राकृत संख्याएं हैं, दो प्राकृत संख्याओं का LCM हमेशा उनका गुणज होता है, हमेशा उनका गुणज होता है, हमेशा उनका गुणज होता है। भी लगातार दो संख्याएं होनी चाहिए। सर 4 5 है, 4 और 5 है, लगातार है ना, तो इनका एलसीएम क्या होगा, दोनों को गुणा करवाओ। एलसीएम क्या बनेगा सर, 4 गुणा 5 बनेगा। सर लगातार संख्याएं होनी चाहिए, 7 और 8 लिख दिया, लगातार है ना, तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 7 गुणा 8 होगा। क्योंकि लगातार जो संख्याएं होती है वो हमेशा अनुपात में ही होती है बच्चे। कोई भी दो संख्याएं अगर लगातार है तो वो हमेशा अनुपात में ही होती है, और अनुपात में जब संख्याएं होती है तो बच्चे 4 गुणा 5 7 गुणा 8 यानी दोनों के गुण से एलसीएम बनता है। HCF की अगर मैं बात करता तो एक एक आता, समझ गए होंगे। HCF वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगर लगातार दो प्राकृत संख्याएं हैं तो उनका HCF हमेशा एक होगा, याद रखना इस बात, ठीक है। और अगर कोई दो संख्याएं अनुपात में बन जाए ना, ऐसे अगर कोई दो संख्या अनुपात में बन जाए तो इनको बोलते हैं बच्चे सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या इनको बोलते हैं। ये सह अभाज्य संख्या है, समझ में आई चीज। अगर कोई भी दो संख्याएं अनुपात में होगी तो उनको आपस में बोला जाता है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, ठीक है। समझ में आ गई होगी बातें। तो ये सारी चीजें ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। देखो एलसीएम निकालने को जब आप लोगों को बोलेगा तो आप लोगों के पास तरीका तो है ही, पारंपरिक तरीका है सर, छोटे छोटे टुकड़े करके हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। और डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है बच्चे, भाज्यता का नियम, भाज्यता का नियम, भाज्यता के नियम से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। देखना आप लोग कैसे निकालते हैं, समझना। देखो 20 और 32 का एलसीएम चाहिए, यानी मुझे ऐसी संख्या चाहिए जिसके अंदर 20 का भी भाग जाएगा, भी मुझे ऐसी संख्या चाहिए जिसके अंदर मैं 20 का भी पूरा पूरा भाग दे दूंगा और सर 32 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मुझे ऐसी संख्या चाहिए, हजारों है, अनगिनत है, हजारों क्यों लाखों करोड़ों संख्याएं हैं ऐसी, लेकिन हमें तो सर वो सबसे छोटी संख्या चाहिए और इन्हीं में से कोई एक होगी, इन्हीं में से कोई एक होगी। तो मुझे एक बात बताओ सर, 20 का भाग जाना चाहिए ना, क्या 20 का भाग 64 में जा सकता है क्या कभी? सर कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता, तो 64 तो नहीं बनेगी। सर 32 का भी तो भाग जाना चाहिए, तो सर 80 के अंदर 32 का भाग जाता है क्या? कभी नहीं जा सकता। अब सर दो ऑप्शन बच गए, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि पहले छोटे वाले ऑप्शन को चेक आप लोग करो। सर 20 का भाग तो देखो जाएगा ही जाएगा 160 के अंदर, क्या 32 का भाग भी जाएगा क्या 160 के अंदर? तो चला जाएगा बच्चे, ये 5 बार, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 160 बन जाएगा। हाँ सर भाग जाएगा। तो आप लोगों का एलसीएम क्या निकल कर आया? 160 निकल कर आया। कोई तकलीफ हुई क्या किसी बच्चे को? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी हो। सर 45 75 का एलसीएम चाहिए, यानी 45 का भाग भी जाना चाहिए और सर 75 का भाग भी जाना चाहिए उस संख्या के अंदर। तो बेटा जी मुझे एक बात बता दो सर, सबसे छोटी संख्या को पहले चेक करूंगा मैं, कोई तकलीफ थोड़ी ना है, किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। या फिर आप लोग वैसे कर लो कि सर 75 का गुण 75 का पाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, 45 का भाग चला जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। 75 एकम 75, सर 75 में 45 का भाग नहीं जाता, 75 दूनी 150, सर 45 का भाग तो अभी भी नहीं जाता उसके अंदर। 75 तिया बच्चे 225, सर 225 के अंदर भाग जाता है क्या? 225 ऑप्शन में भी बैठा है बच्चे, तो 150 में तो नहीं गया ना। सर 275 के अंदर 45 का भाग जाता है क्या? सर जाता है, भी थोड़ा बहुत अनुमान लगा के देखो। 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 और 45 कितना होता है? 225 ही होता है। यानी सर मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, 225 होगा। होगा या फिर ऐसे करो सर, ऐसे कर लेते हैं, 25 का भाग दे देता हूं,
15 का भाग दे देता हूं, 15 तिया 45, 15 पंजा 75। अब सर 3 का भी देना पड़ेगा, 5 का भी देना पड़ेगा। ये लो, एक एक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये पहले बन चुका है, ये बाद में बन चुका है। तो सर कितना हो चुका है? 5 गुणा 3 15, 15 गुणा 15 225। क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन ऐसे करवाने की नौबत आए ना, 99% ये नौबत नहीं आनी चाहिए। कोई ऐसी संख्या बन गई जिसका पाड़ा वाड़ा नहीं आ रहा अपने को, तब बात करेंगे इस तरीके की। ठीक, करो बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। चौदह, 21 और 28 कैल्शियम चाहिए। तो बेटा एक तरीका तो ये है कि 28 का पाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक तरीका तो ये है, या फिर आप लोग ऑप्शन उठाना स्टार्ट करवा दो। देखो सर सबसे छोटी संख्या ही बन सकती है, तो ये तो नहीं बनेगा ना बच्चे, 28 से कहाँ कटता है ये। ठीक, सर 21 से कटेगा, 14 से भी, लेकिन 28 से नहीं कटेगा। सर 28 से 56 तो जाता है, क्या 21 के पाड़े में 56 कभी आता है क्या? सर नहीं आता, 21 के पाड़े में 56 नहीं आता। या फिर आप लोग चलो एक बार कर लो सर, फिर मैं 84 की तरफ भागूंगा, 28 के पाड़े में क्या 84 आता है क्या? तो सर 84 तो 28 के पाड़े में आ जाता है। क्या 21 के पाड़े में आता है क्या? सर बिल्कुल आ जाता है। क्या 14 के पाड़े में आता है क्या? सर बिल्कुल आ जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बना बच्चे 84। हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 84। आप लोग डिवीजन मेथड भी लगा सकते हो। कैसे? कि सर हमारे क्वेश्चन का आंसर वो संख्या बनेगी जिसके अंदर 14 का भाग भी जाएगा, 21 का भाग भी जाएगा और सर 28 का भाग भी जाएगा। लेकिन सर मुझे एक बात इतनी सी बता दो, अगर 21 का भाग जा रहा है तो क्या 7 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। यानी सर 3 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। और 3 से बेटा कोई भी संख्या कब कटती है? जब उसके अंकों का योग 3 से कटे। तो आप लोग काट के देखो, सर ये 42 अंकों का योग तो कटेगा। सर 56 के अंकों का योग नहीं कटता, 56 के अंकों का योग नहीं कटता सर 3 से, क्योंकि 5 और 6 11 बन गए ना। सर ये 3 से कटेगा क्या? हाँ सर कटता है। ये 3 से कटता है क्या? कटता है। सर एक ही ऑप्शन हटा पाए हम तो एक ही ऑप्शन हटा पाए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 के भाजकता का नियम भी आप लोग लगा सकते थे, लेकिन इतना जाने की आवश्यकता ही नहीं है जब मैंने आप लोगों को पहले ही तरीका बता दिया। बच्चे बोलो, बताओ 84 आएगा कि नहीं आएगा इसका आंसर? भी 7 का भाजकता का नियम लगाकर भी चेक कर सकते हैं। और सर नियम लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट भाग देकर भी देख सकते हैं। इतनी बड़ी संख्याएं आई नहीं है जो इतना सारा काम आप लोगों को करवाने की जरूरत पड़े। जब आएगी संख्याएं बड़ी तो काम भी करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.7, 0.35 और 1.05 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। चीजें समझ लो, चीजें समझ लो पहले, उसके बाद में इनका लघुत्तम निकालेंगे। देखो भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? कोई भी भिन्न होगी तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? बेटा भिन्न आप लोगों को पता है ना कि सर कोई भी भिन्न इस रूप में होती है, ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाली वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? हर बोलते हैं। अगर आप लोगों को भिन्नों का एलसीएम निकालने की आवश्यकता पड़ेगी तो आप लोग क्या तरीका लगाओगे? पता होना चाहिए। अंश का तो एलसीएम निकलेगा, अंश का एलसीएम, बटे में हर का एचसीएफ निकालोगे, हर का एचसीएफ निकालोगे, हर का एचसीएफ निकालोगे। समझ में आ गई बात? बोलो, अगर आप लोगों को भिन्नों का एचसीएफ निकालने की जरूरत पड़े, अगर भिन्नों का एचसीएफ निकालना पूछ ले तो बेटा क्या तरीका लगाओगे? कि सर अंश का तो एचसीएफ निकाल देंगे, अंश का एचसीएफ निकालेंगे और बच्चे हर का क्या निकालोगे? हर का
एलसीएम निकाल देंगे। ये लो, ये आप लोगों के बच्चे दो फॉर्मूले बनेंगे। याद रखना इन दोनों फॉर्मूलों को, काम की चीजें हैं। इन दोनों फॉर्मूलों को आप लोगों को बच्चे याद रखना है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आप लोगों के बने, क्लियर हो जाएगी बातें। एलसीएम निकालना तो ऊपर एलसीएम ही निकलेगा, याद कर लिया। एचसीएफ निकालना तो ऊपर एचसीएफ ही निकलेगा, फिर जो बच गया वो नीचे निकाला जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। अब आप लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हो चुके हो। देखो, हमें दिया गया है 0.7, 0.35, 1.05 का लघुत्तम समापवर्त्य। सर आपने तो भिन्न के बारे में बताया था, पॉइंट वाली संख्या के बारे में तो हमें बताया ही नहीं कैसे एलसीएम निकलेगा। तो बेटा पॉइंट वाली संख्याएं भिन्न ही तो होती है ना, भिन्न ही तो बनती है। इसको भिन्न बनाओ। क्या मैं इस संख्या को 7/10 लिख सकता हूं? आप लोग बोलोगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हो, पॉइंट के बाद एक संख्या थी, एक जीरो लगा दिया। क्या मैं 0.35 को 35/100 लिख सकता हूं? क्या आप लोग बोलोगे कि सर लिख सकते हो, क्योंकि दो संख्या से पहले पॉइंट था तो 2 जीरो आ गए। क्या मैं 1.05 को 105/100 लिख सकता हूं? क्या आप लोग कहोगे कि सर लिख सकते हो, क्योंकि दो संख्या थी पॉइंट से पहले तो फिर 2 जीरो आगे नीचे। अब एक चीज समझो, भिन्न बन गई। अब सर इनका एलसीएम निकालना है, लेकिन इतना जरूर याद रख लेना कि नीचे आप लोगों की जीरो की संख्या बच्चे हमेशा बराबर होनी चाहिए। जीरो की संख्या बराबर होगी तभी आप लोग वो भिन्न वाला रूल लगाना इनमें, ठीक है ना भाई। इन संख्याओं को हमने कन्वर्ट किया है, समझ में आई क्या बात? कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट करते हो तो नीचे जीरो की संख्या बराबर होनी जरूरी है। यानी सर यहां एक जीरो और लगाना पड़ेगा और यहां भी एक जीरो और लगाना पड़ेगा। भी 7/10 को 70/100 भी तो लिखा जा सकता है। वैल्यू तो चेंज नहीं हुई ना, अभी भी 7/10 ही है। ये जितना काम नीचे करते हो उतना काम ऊपर करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सर नीचे जीरो बराबर बन चुके हैं, अब मैं आराम से इसका एलसीएम निकाल सकता हूं। तो एलसीएम निकालने का तरीका अब लगा दो। अब आप लोगों का आंसर गलत नहीं होगा। सर ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकलेगा, तो एलसीएम बेटा आ चुका है मेरे ख्याल से तो 105, 210, 210 आ चुका है, क्योंकि सर सबसे बड़ी संख्या क्या है? 105 है। मैं 105 का पहाड़ा पढ़ूंगा। 105 का पहाड़ा पढ़ रहा हूं तो सर 35 का भाग तो देखो 105 में जाता ही जाता है, तो 35 की तो मुझे टेंशन भी नहीं है। मुझे टेंशन है 70 की। 105 का मुझे पहाड़ा पढ़ना है और ध्यान देना है कि 70 का भाग चला जाए। तो 105 एकम 105, सर 70 का तो नहीं गया। 105 दूनी 210, और 210 देखते आंखें चमक गई क्योंकि 70 का भाग जाता है। तो सर एलसीएम कितना आएगा? 210। नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, और जब भी संख्या एक जैसी होगी तो एचसीएफ वही आता है और एलसीएम भी वही आता है। खास बात है ये, अगर संख्याएं एक ही जैसी है तो उनका एलसीएम भी वही संख्या बनेगी और उनका एचसीएफ भी वही संख्या बनेगी। यानी सर एचसीएफ कितना आएगा? 100 आएगा। 100 का भाग देना है, सर 0 से तो 0 काट दूं, 10 का भाग देने का मतलब 2.1। तो मेरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2.1 बनेगा। 2.1 बनेगा। यूपी पुलिस 2024 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, 1/3, 1/6, 5/18, 10/9 का लघुत्तम समापवर्त्य चाहिए। इस बार सर हमें पॉइंट वॉइंट हटा के कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इस बार तो सर नॉर्मल संख्या दे ही रखी, भिन्न के अंदर है इसने, तो बस निकाल देंगे एलसीएम, और कुछ मत निकालना। एलसीएम देखो सर, अंश का एलसीएम निकालना है, 10 आ चुका होगा। अब तो समझ में आने लगी चीजें। इनका एचसीएफ चाहिए तो सर सबसे छोटी संख्या होगी या तो वही बनेगी या फिर उससे भी छोटा बनेगा। तो सर 3 है, 3 का भाग सब में जा रहा है, देखो तो 3 बन गई ना। तो 10/3, 10/3, और सर 10/3 ही दे रखा है इसने, 10/3 ही दे रखा है, आगे काटने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, 28, 60, 120 और 135 का एलसीएम ज्ञात करना है। सर 28, 60, 120 और 135 का एलसीएम ज्ञात करना है। बच्चे मुझे एक इतनी सी बात बता दो, एग्जाम का क्वेश्चन है ना लास्ट ईयर का, कैसे उड़ाते हैं समझना।
सर 28 का भाग देना है, 28 का पहाड़ा सर थोड़ा बहुत तो आता है, भूल गए आगे। 60 का पहाड़ा तो सर 6 का आता है, तो 60 का आता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर 120 का पहाड़ा 12 का आता है, तो 120 का भी आता है। सर 135 में थोड़ी समस्या हो जाएगी, देखो 135 में थोड़ी सी समस्या होगी हमें, लेकिन बच्चे पहाड़ा वाड़ा पढ़ना ही नहीं है, पहाड़ा वाड़ा आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है। सर इनका एलसीएम चाहिए ना, यानी सर मुझे वो संख्या चाहिए ना जिसके अंदर 28 का भाग चला जाए, 60 का भी चला जाए, 120 का भी चला जाए, 135 का भी चला जाए, मुझे वो संख्या चाहिए ना। तो सर 60 का भाग दूंगा, सर लास्ट में जीरो है इसके, और किसी भी संख्या के लास्ट में अगर जीरो होगा तो उसका भाग हमेशा उसी संख्या में जाता है जिसके लास्ट में जीरो होगा। सर 120 आ रहा है, लास्ट में जीरो आ रहा है, तो जीरो जिसके लास्ट में होगा अगर मैं उसका भाग किसी भी संख्या में दूंगा तो उसका भाग उसी संख्या में जाएगा जिसके लास्ट में जीरो होता है। यानी सर ऐसी संख्या ही मेरे क्वेश्चन का आंसर बन सकती है जिसके लास्ट में कम से कम एक जीरो तो हो, कम से कम एक जीरो तो हो। ये लो आंसर आ गया। एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑप्शन बेटा सेम के सेम छापे गए हैं, कोई छेड़खानी नहीं की गई, मैं छेड़खानी करता भी नहीं हूं, ठीक है बात। तो आ गया समझ में। ये लो सर, पहाड़े थोड़ी ना पढ़ने होते हैं बच्चे, इतना टाइम थोड़ी ना है, 60 मिनट मिलते हैं, 80 क्वेश्चन मिलते हैं, तो सर टाइम तो बचाना पड़ेगा और टाइम ऐसे ही बचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, 90, 128 और 144 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है हमें। तो बच्चे दिक्कत क्या है, सर 144 का पहाड़ा तो नहीं आ रहा, 128 का तो हमें नहीं आता, लेकिन बच्चे सर लास्ट में जीरो आ रहा है, तो ऐसी संख्या ही आंसर बननी चाहिए जिसके लास्ट में जीरो आएगा। ये रहा, इसी के लास्ट में जीरो है, इस वजह से यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया? आ गया। नेक्स्ट, ये यूपी पुलिस का है, देख लो सेम फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन था, और ये आप लोगों के एग्जाम का ही जाना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, यदि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य n है तो प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था। करना कुछ नहीं होता, समझना ज्यादा होता है, आंसर चुटकियों में आएगा, देखना। अब मैं कुछ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, यदि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य n है, मतलब जो भी इनका एलसीएम आएगा वो इसने बोला n आ रहा है। बेटा एलसीएम होता क्या है पता है ना, कि सर जिसका भाग चला जाए वो एलसीएम होता है। सर 110 प्राकृत संख्याएं हैं लगातार, तो सर लगातार संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं, और आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया भी था अच्छे से कि लगातार संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके गुणा से ही बनता है। यानी जो n है ना वो क्या है सर, 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 5, ऐसे करते 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 गुणा में 108 गुणा में 109 और गुणा में 110। सर ये है n, n का जो मान आएगा वो इन सब को गुणा करवाने से आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक। ये है बच्चे n का मान। लेकिन सर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 115 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो 110 का तो है ना, सर हमें कितना और चाहिए, हमें कितना और चाहिए, 111 गुणा 112 गुणा 113 गुणा 114 और गुणा 115। सर हमें ये और बताना है साथ में, तो सोचो सोचो। सर 111 क्या होता है, 111 होता है सर 37 गुणा 3, होता है कि नहीं होता? तो बेटा जब मैंने 1 से लेकर 110 तक का मल्टीपल ही लिख दिया, 1 से लेकर 110 तक का मल्टीपल ही लिख दिया, तो क्या 37 गुणा 3 मैंने नहीं लिखा होगा? क्या बताऊं, 1 से लेकर 110 तक लिख चुका हूं, तो 37 और 3 भी तो आए होंगे बीच में, उनको भी तो मैंने गुणा करवाया होगा। तो सर बेटा ये संख्या तो इसके अंदर आ चुकी है पहले से ही, ये संख्या तो इसके अंदर बच्चे आ चुकी है पहले से ही। सर 112 क्या होता है, 112 होता है बच्चे 56 गुणा 2, होता है कि नहीं होता?
तो सर जब 1 से लेकर 110 तक अगर आपने लिखा है तो क्या 56 गुना 2 नहीं लिखा होगा बीच में? बिल्कुल लिखा होगा। तो ये भी बच्चे आ चुका है। 114 की बात करता हूं तो 57 गुना 2 नहीं होता क्या 114? तो बेटा ये भी तो बीच में आ चुका होगा ना, यानी सर ये भी आ चुका है इसके अंदर। हमें निकालने की जरूरत नहीं है, इनका एलसीएम भी आ चुका है एक साथ। 115 क्या होता है बच्चे? कुछ भी लगा लीजिए आप लोग, 5 गुना 23 भी लिख सकते हो, 5 गुना 23 भी लिख सकते हो। तो सर क्या 5 गुना 23 बना नहीं होगा बीच में? बिल्कुल बना होगा। ये भी बच्चे आ चुका है इसके अंदर। लेकिन ये जो 113 है ना, ये कड़क है, ये बेटा अभाज्य संख्या है, इसके सर टुकड़े भी नहीं होते। इसके टुकड़े नहीं होते तो सर ये तो आया भी नहीं होगा बीच में। बोल लो 113 के टुकड़े तो होते नहीं है किसी रूप में, तो सर ये आया भी नहीं होगा। तो ये हमें जरूर लगाना पड़ेगा, ये हमें जरूर चाहिए। यानी अब जो एलसीएम बनेगा वो केवल और केवल इतना सा बनेगा, 113 को पहले वाले एलसीएम के साथ गुणा करवा दो, ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत सारे बच्चों ने ये लगाया है, बहुत सारे बच्चों ने ये लगाया है, मुझे पता है। फिर थोड़ा सा किसी बच्चे का दिमाग चला है तो उसने ये भी दौड़ा दिया। ये तो मेरे ख्याल से नहीं लगाया होगा 111 गुना 113, लेकिन लगभग लगभग बच्चे ये आंसर पे पहुंचे होंगे, फिर ये आंसर पे पहुंचे होंगे, लेकिन आंसर होगा बच्चे 113 गुना n। अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो जरूर देख लेना, अगर कोई अभाज्य संख्या बैठी है तो वो जरूर आएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30, 40, 36 के लघुत्तम समापवर्तक को 10 से विभाजित किया जाए तो परिणाम x का वर्ग मिलेगा। तो x का मान ज्ञात करना है। बेटा एक चीज बताओ, इनका एलसीएम आएगा कुछ ना कुछ, और उस एलसीएम को मैं 10 से भाग दूंगा तो जो संख्या निकल कर आएगी वो x का वर्ग आएगी। मुझे x का मान बताना है, तो इनका एलसीएम तो निकालो। और बेटा जी ये ऐसी संख्याएं हैं, ये ऐसी संख्याएं हैं जो आप लोग टाइम एंड वर्क के अंदर बहुत बार पढ़कर आए हो। 30, 40, 36 या 30, 36, 40। सर 30, 36, 40 का एलसीएम होता है 360। दिक्कत है किसी बच्चे को? सर ऐसे निकाल दूंगा, ऐसे ही निकाल दूंगा मैं। ये लो सर 10 का भाग दे दूं, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 36 का 36 रह गया। 2 का भाग लगा दूं क्या एक बार के लिए, वरना 4 का ही लगा देता हूं, 4 का ही भाग दे देता हूं। सर 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 3 आ चुका है, 1 आ चुका है, 9 आ चुका है। सर 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, फिर मैं 3 का भाग दे दूंगा। बोलो, लगा सकते हो भाग? 40, 120, 120 गुना 3, 360। दिक्कत थोड़ी ना है, 360। लेकिन बच्चे 30, 40, 36, 360 आता है, इतना तो देखो, इतनी तो आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है ना? इतने डाउन भी मत जाना बच्चे। इन कैल्शियम कितना आएगा? सर 360 आएगा। और 360 में अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो सर 36 आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला? ये जो है ना वो x का वर्ग है, ये x का वर्ग है, x का मान मुझे चाहिए, x का मान मुझे चाहिए, तो इसका अंडर रूट बता दूंगा, कितना आएगा? 6 आएगा। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इनसे विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इनसे विभाजित हो जाए। सर लिस्ट छोटी से छोटी संख्या और मल्टीपल होना चाहिए, यानी उनसे भाग जाना चाहिए, तो क्या होता है? एलसीएम होता है। सर हमें पता चल गया क्या निकालने को बोल रहा है, एलसीएम निकालने को बोल रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 से भी भाग चला जाए, जिसमें 15 का भाग भी जाना चाहिए, 18 का भी जाना चाहिए, 27 का भी जाना चाहिए। अब बेटा मुझे एक बात बता दो कि सर 15 का अगर भाग जाएगा तो 5 का भी जाएगा, और सर 5 का भाग उसी में जाता है जिसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। तो सर जिसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, वही मेरा आंसर हो सकता है। सर 12 का भाग जा रहा है, 18 का जा रहा है, 27 का जा रहा है, तो क्या 9 का नहीं जाएगा? क्या 9 का भाग जाएगा? और 9 का भाग बच्चे उसी में जाता है जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए। तो सर 5 और 4 9, देखो भाग तो जाता है 9 का। 7 और 4 12, सर 9 का भाग नहीं जाता, ऑप्शन डिलीट हट चुका है।
6 और 8 14, सर 9 का भाग नहीं जाता, ये ऑप्शन भी हट चुका है। मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 540। तो एलसीएम निकालना नहीं है, भाग विधि द्वारा, भाग नहीं, भाज्यता के नियम के द्वारा हम लोगों ने इन क्वेश्चनों को किया है। समझ में आ गया ना? 12 का भाग जाएगा तो सर 3 का भी जाना चाहिए, 4 का भी जाना चाहिए, 6 का भी जाना चाहिए, 2 का भी जाना चाहिए। 15 का अगर किसी संख्या में भाग जाता है तो उस संख्या में 3 का भी जाता होगा, 5 का भी जाता होगा। 18 का अगर भाग जा रहा है किसी संख्या में तो उस संख्या में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, 6 का भी भाग जाता है, 9 का भी भाग जाता है बच्चे। अगर किसी संख्या में 27 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में बच्चे 3 का भाग भी जाएगा, सर उस संख्या के अंदर 9 का भाग भी जाएगा और उस संख्या में 27 का तो जा ही रहा था। ठीक है, बात समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आगे देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 58, 48, 24 और 12 से पूरी पूरी कट जाए। सर 58 का भाग भी जाना चाहिए, 48 का भाग भी जाना चाहिए, 24 का भाग भी जाना चाहिए, 12 का भाग भी जाना चाहिए। दिमाग दौड़ाओ, घंटियां बजनी चाहिए। सर सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। अगर एक भी सम संख्या होती ना तो भी मैं वही रूल लगाता, लेकिन यहां तो सारी की सारी सम संख्या है। तो सर सम संख्या का अगर भाग दूंगा तो सम संख्या में तो जाएगा। बताओ मुझे इतनी सी बात, अगर मैं सम संख्या का भाग दे रहा हूं किसी भी संख्या में और पूरा पूरा जाए, इसका मतलब सर सम संख्या में भाग देने की कोशिश कर रहे हो। तो सर सम संख्या है क्या? ये नहीं है। ये सम संख्या है क्या? नहीं है। सर 2 बच गई, दोनों सम संख्या है क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है। सम संख्या तो पता होगी। अब सर देखो 12 का भाग जा रहा है तो 3 का जाएगा, 12 का भाग जा रहा है तो सर 3 का तो जाएगा। क्या 3 का भाग जाता है? 3 के भाजकता का नियम पता है ना, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो उसी संख्या में 3 का भाग जाता है। तो सर अंकों का योग कटना चाहिए। देखो 3 कट जाएगा, ये 3 भी कट जाएगा, ये 1 तो बच जाएगा, तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। सर ये 3 में चला जाएगा, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा और ये भी 3 बन चुका है तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। तो मेरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा? 1392, 1392। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 11, 26 और 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। सर 13 एक अभाज्य संख्या है, 11 भी एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या अगर होगी तो फिर टुकड़े तो नहीं हो रहे इनके, लेकिन सर 8 का भाग जाए, 8 का भाग जाए तो सर सम संख्या है, यानी सर सम संख्या ये आंसर होनी चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकती। बाकी तो तीनों की तीनों सम संख्या है। देख लेते हैं, सर 11 का भाग जाए, 26 का भाग भी जाए, सर 26 का भाग जाए, इसका मतलब अरे 11 का भाग लगाकर देख लो ना, 11 के भाग का नियम क्या कहता है? सर 11 का भाग भी जाना चाहिए, 13 का भाग भी जाना चाहिए, और कोई भी संख्या 11 और 13 से तभी कट सकती है जब उस संख्या के एक एक अंक छोड़कर जोड़ो और फिर उनका अंतर लो, और वो जो अंतर है या तो वो 0 आ जाए या फिर वो अंतर ऐसी संख्या आ जाए जो 11 और 13 से कट सके, तभी उसके अंदर 11 का भाग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, जैसे 5, 6, 7, 8, 9 मेरे पास ये संख्या है, मैं इसके एक एक अंक को छोड़कर जोड़ूंगा, 5, 7 और 9 इसको जोड़ूंगा, 5 और 7 12, 12 और 9 कितना हो चुका है बच्चे? 21 हो चुका है। मैं इनको भी जोड़ूंगा, 6 और 8 कितना हो चुका है बच्चे? 14 हो चुका है, ये 14 हो चुका है। इन दोनों का जो अंतर आएगा ना, वो या तो बेटा 0 आ जाए या फिर सर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से कट रही हो, जो 11 से कटती हो। ठीक है बात, ऐसी कोई संख्या आ जाए, और 13 का जब अगर रूल लगाओगे तो बच्चे 13 के ऊपर भी ये चीजें चलनी चाहिए, 13 से कट जाए, 13 से कट जाए, 13 से कट जाए, तो ये होता है नियम। ठीक, अब आप लोग लगाकर देख लो, किसी एक का रूल चेक करवा लो, 11 से काट के देखो, सर 1 और 8 9 और ये बनेगा 2, 9 और 2 का अंतर तो सर 0 नहीं आ रहा, ना ही 11 से कटता है, हटा दो इसको। ये कितना? 3, ये कितना? 7, तो सर 3 और 7 का अंतर भी ना तो 0 आया और ना ही कोई ऐसी संख्या ही जो 11 से कट जाए। सर ये कितना? 5, और ये कितना? 5, 5 और 5 का अंतर 0 आएगा, यानी सर ये 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे 1144, 1144। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से बात। आज यहां तक ही करते हैं।
कल हम लोग इसके आगे का पार्ट करेंगे। ठीक है बात, यहाँ तक मैंने बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझाया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट बच्चे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।